हेलो बच्चों, कैसे हो सारे? लास्ट डे टुडे, हाउ आर यू ऑल? वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। शैलेंद्र, वेरी गुड इवनिंग बेटा। दीक्षा, आ गया मैं। हाय उदय, हाउ आर यू? हर्षिता, वेरी गुड इवनिंग बेटा, आई एम गुड। अनु, पलक, मोहित, अभिराज, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। कौन सा जेल लगाया है? ब्रांड का नाम नहीं पता भाई मुझे। हैप्पी बर्थडे टू मी। ओके, हेलो बेटा गोट अग्रवाल, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। आशुतोष, थैंक यू। गुड मॉर्निंग अजय, दोपहर वाली गुड मॉर्निंग बेटा। रुद्रनाथ, कैसा है बेटा? आई एम गुड। चलो जी, लास्ट क्लास टुडे, राइट। जर्नी अभी तक मुझे याद है बेटा, जब शुरू हुई थी और आज फर्स्ट क्लास है। एंड तो नहीं बोलूंगा क्योंकि रिवीजन तो करानी है भाई आप लोगों को। तो बहुत इमोशनल जर्नी रही है और बहुत बार अपने आप को प्रूव भी करना पड़ा है और आप लोगों की एक्सेप्टेंस भी मेरे को धीरे धीरे आई है। देखो बच्चा, ये मेरा फर्स्ट सेशन था ऑनलाइन। मैंने लाइफ में कभी भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं दी। कोविड में ऑब्वियसली मजबूरी थी तो सबने दी हैं, पर मैंने इस तरीके से कभी भी क्लासेस नहीं दी। और ऑनलाइन में पढ़ाने की स्ट्रैटेजी और ऑफलाइन में पढ़ाने की स्ट्रैटेजी अलग होती है, ऐसा कहा जाता है। पर कसम से बताऊं बेटा, मैंने पूरी कोशिश करी है, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, कि जो मैं ऑफलाइन को डिलीवर कर रहा हूं उतना ही सेम मैं ऑनलाइन को डिलीवर करूं, इररिस्पेक्टिव तुम मुझे दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हो। पर इस चीज को करने में मुझे 1.5-2 महीने लगे, बट मुझे लगता है शायद ये मैं कर पाया, राइट। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मुझे यहां तक लेके आया बेटा। और ये जो 6 महीने की जर्नी थी, टफ थी पर बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। आज गाना नहीं गाओगे? गाएंगे भाई, एंड में गाएंगे ना। एक बार कोर्स खत्म कर लें, एंड में मस्ती मारेंगे बेटा। ओके, थैंक यू हर्षिता। आप लोगों ने भी बहुत, देखो अच्छे टीचर्स को, अपने आप को अच्छा कह रहा हूं, अच्छे टीचर्स को अच्छे स्टूडेंट्स भी चाहिए बेटा। और तुम में से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है। कुछ बच्चे हैं जो डिस्ट्रैक्टेड हैं, जैसे जैसे उन्हें वैल्यू समझ आएंगी, मेरी रिकॉर्डिंग क्लास देखेंगे तो दे विल कम टू नो। उम्र है, थोड़ा बहुत चंचलपन रहता है, राइट। जो चैट करते रहते हो तुम, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट हमें टाइम वेस्ट लाइफ में कभी नहीं करना बेटा। हर चीज का बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है और कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एंड के टाइम में पढ़ के नंबर आ जाएंगे, आगे होंगे, मैं मानता हूं, पर अगर लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो ना बेटा, तो थोड़ा थोड़ा रोज, क्या बोला बेटा मैंने, थोड़ा थोड़ा रोज करना बहुत जरूरी है। तो कंसिस्टेंसी इज अ की टू सक्सेस। चाहे जो मर्जी एग्जांपल ले लो लाइफ में, अगर आप धीरे धीरे करते रहोगे ना बेटा, तो आप एक स्टेबल पर्सन बनोगे। एक साथ चीजें बहुत प्रेशर देती हैं बेटा, राइट। चलो चलो बेटा, शुरू करते हैं। कुछ ज्यादा अच्छा लेसन देके गया, यस मिताली। चलो बेटा, आज क्लास शुरू करते हैं। हमने मस्ती भी मारनी है, पक्का मारनी है, पर एक बार पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो दिमाग से रिलैक्स हो जाऊंगा कि हाँ जी सिलेबस खत्म हो गया। ओके, चलो क्लास शुरू करते हैं बेटा। आखिरी 10 से 15 मिनट विल गोना एंजॉय एंड केक सेरेमनी करेंगे, ठीक है। गाना भी गाऊंगा, मुझे पल पल वाला गाना भी लर्न हुआ नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिला, पर फिर भी मैं जितना मुझे याद है उतना तुम्हें सुनाऊंगा। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हमें बेटा ये 5 टॉपिक्स करने हैं। टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं बट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं
आसानी से जल्दी हो जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं और मैं चैट ऑफ कर रहा हूं बेटा ताकि मैं जल्दी करा पाऊं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स समझाया था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर मैंने क्या बताया था? मैंने बास्केट का एग्जांपल लिया था। मैंने आपको लास्ट क्लास में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स समझाया था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर मैंने क्या बताया था? मैंने बास्केट का एग्जांपल लिया था कि एक लड़का है राहुल और उसकी आंटी है मीना। मीना आंटी ने राहुल को बोला कि राहुल, ये एक बास्केट है, एक हमारी बकेट है। इस बास्केट के अंदर 10 चीजें पड़ी हुई हैं और 10 चीजों में वेजिटेबल्स, मिल्क, चॉकलेट, ये चीजें पड़ी थी। ये जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं इसे इस बास्केट में डाल, और बास्केट में डालने के बाद मार्केट में जा और मार्केट में जाके देख कि इनका प्राइस कितना है। राहुल मार्केट में गया और मार्केट में जाके उसने सभी कमोडिटीज के प्राइसेस को नोट डाउन किया, और वो सभी कमोडिटी के प्राइसेस को नोट डाउन करके 650 खर्चा आ रहा है। कितना आ रहा है टोटल खर्चा? 650। ये हो गया बेस ईयर। कौन सा ईयर? बेस ईयर। फिर मीना आंटी ने 1 महीने बाद जाके राहुल को बोला, राहुल, ये बकेट के अंदर सेम चीजें हैं, अब तू दोबारा मार्केट में जा और मार्केट में जाके देख इनका प्राइस क्या है। जब राहुल दोबारा मार्केट में गया तो उसने देखा जो प्राइस है वो 800 हो गया। सेम कमोडिटी का प्राइस 800 हो गया। तो 650 से 800 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 150 रुपए से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ गया। तो दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब बेटा, ये एग्जांपल मैंने स्टोरी के फॉर्म में आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था और आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा। मैंने थोड़ा सा रिपीट किया, पूरा नहीं कर रहा क्योंकि टॉपिक पूरे खत्म कराने। आप रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। अब मेरे बच्चों, ये टॉपिक हमारा सिलेबस में है, यूजेस ऑफ सीपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के क्या यूजेस है? सबसे पहली बात, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, उसमें वेज नेगोशिएशन होती है और वेज पॉलिसीज फॉर्म होती हैं, रेंट कंट्रोल सिस्टम होता है और टैक्सेशन और जर्नल इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। सर मतलब क्या है? यार, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो जो वर्कर्स है ना, वो ये कहते हैं हमारी मनी वेज इतनी नहीं बढ़ रही जितने से महंगाई बढ़ रही है। मनी वेज उतने से नहीं बढ़ रही जितने से इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है। तो हम बेटर ऑफ नहीं हो रहे, हम वर्स ऑफ हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? वर्स ऑफ। ये डिटेल में न्यूमेरिकल के साथ और एक स्टोरी के साथ अभी मैं 5 मिनट में बताना वाला हूं। पर आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि जब आप वेज नेगोशिएशन करते हो, वेज नेगोशिएशन का मतलब क्या है बेटा? कि लेट इट सपोज आप कहीं जॉब कर रहे हो, अब आपकी सैलरी बढ़नी है 10%, तो आप नेगोशिएट कर रहे हो अपने एम्प्लॉयर के साथ कि मेरी सैलरी 20% से बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 20% से बढ़ा है। तो जितने से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ा है, अगर आपकी सैलरी भी उतने से बढ़ जाएगी तो आपकी परचेजिंग पावर कैसी रहेगी बेटा? सेम। क्या रहेगी? सेम। तो जब भी वेज नेगोशिएशन करनी होती है, जब भी रेंट को इंक्रीज डिक्रीज करना होता है, तो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का सहारा लेते हैं। तो पहला यूज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्या है? अगर वर्कर्स की वेजेस हैं वो बढ़नी है तो वर्कर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को दिखा के, गवर्नमेंट का डेटा निकलता है सीपीआई का, जो इंप्लॉई है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा दिखा के अपनी वेजेस को नेगोशिएट कर सकता है कि भैया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इतना बढ़ गया है, तुम मेरी वेजेस 10% से बढ़ा रहे हो, महंगाई 20% से बढ़ गई है, मैं तो वर्स ऑफ हो जाऊंगा भाई, ये तो बदतमीजी है, मेरी सैलरी भी उतने से बढ़ाओ जितने से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है। तो जब वेजेस नेगोशिएट करनी होती है अपने इंप्लॉयर के साथ, तो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज करते हैं। ठीक है? कंपनी भी वेज पॉलिसी, रेंट कंट्रोल, इन सब चीजों के अंदर यूज करती है। ठीक है बेटा? ओके, ये हो गया पहला पॉइंट, पहला यूज।
दूसरा है मेरे बच्चों डीएनएस अलाउंस। पहली बात, डीएनएस अलाउंस का मतलब क्या होता है? आपको मैंने अभी अभी जो एग्जांपल दिया ना वो डीएनएस अलाउंस का है। आपने ये सुना है कि पे कमीशन आ गया, गवर्नमेंट का पे कमीशन आ गया। पे कमीशन का मतलब क्या है? एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी 50,000 रुपये महीना, हर 1.5 से 2 साल बाद गवर्नमेंट का पे कमीशन आता है। और पे कमीशन का मतलब क्या होता है कि सैलरी सीपीआई को देखते हुए बढ़ती है। क्या बोला मैंने? जो सैलरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते हुए बढ़ती है। तो डीएनएस अलाउंस का मतलब वही है जो मैंने पहले एग्जांपल में एग्जांपल दिया आपको कि अगर हमारी वेजेस 20% से बढ़ रही है और अगर महंगाई सीपीआई 20% से बढ़ रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर 20% से बढ़ रहा है, तो वेजेस भी हमारी 20% से बढ़नी चाहिए ताकि हमारी क्या रहे? परचेजिंग पावर कांस्टेंट रहे। तो डीएनएस अलाउंस का मतलब क्या है? डीएनएस अलाउंस मींस कि जब महंगाई बढ़ती है तो हमारी वेजेस भी उतने से बढ़ाओ जितने से महंगाई बढ़ी है ताकि हमारी परचेजिंग पावर सेम रहे। तो सीपीआई का सहारा डीएनएस अलाउंस के अंदर, और जब एम्प्लॉय को बोनस देना होता है उस हिसाब से भी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों चीजों में हम एम्प्लॉय की कॉस्ट ऑफ लिविंग देखते हैं कि उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। अगर वेजेस बढ़ी पर उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है तो वो हमारे पास से नौकरी छोड़ के कहीं और चला जाएगा। अगर उसकी वेजेस हम बढ़ा रहे हैं और उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है महंगाई बढ़ने की वजह से कम हो रही है, तो हमें उसकी वेजेस उतनी ही बढ़ानी चाहिए जितने से कॉस्ट बढ़ी है लिविंग की, जितने से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ा है, ताकि वो हमें छोड़ के ना जाए। तो पहला पॉइंट क्या बोला? वेज नेगोशिएशन, वेज पॉलिसी, रेंट कंट्रोल, टैक्स के अंदर सीपीआई का यूज होता है। ठीक है। अब भैया जब गवर्नमेंट को टैक्स रेट फाइनल करने होते हैं तो कंज्यूमर जो गवर्नमेंट है वो ये देखती है कि इतनी महंगाई है तो टैक्स जो है थोड़ा कम कर देते हैं, या टैक्स का स्लैब जो है 5 लाख पे टैक्स लगा रहे हैं तो 5 लाख के ऊपर पे टैक्स लगा देते हैं। मतलब गवर्नमेंट अपनी टैक्सेशन पॉलिसी सीपीआई को देख के चेंज करती है। ठीक है बेटा। तो बेटा जी उसके बाद परचेजिंग पावर। आपको पता है परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है? रियल इनकम। परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है बेटा? रियल इनकम। अब ये रियल इनकम क्या होती है? रियल इनकम का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंटू 100। ठीक है। 1 अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंटू 100, ये हमारा रियल इनकम का फॉर्मूला होता है। अब मैं जो बात बोल रहा हूं जरा ध्यान से समझना। एक चीज होती है मेरी इनकम है, मनी इनकम है 1000, मैं एक गुड कंज्यूम कर रहा हूं, उस गुड का नाम है गुड एक्स, उसका प्राइस है 100 रुपए। मनी इनकम। अब मुझे निकालनी है रियल इनकम। मेरे प्यारे बच्चों, रियल इनकम का फॉर्मूला होता है मनी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस। अगर मैं 1000 को 100 से डिवाइड करूं तो आंसर 10 आ जाएगा। मेरी मनी इनकम सेम है पर जो कमोडिटी एक्स है उसका प्राइस बढ़ गया, से 100 से 200 हो गया, तो बेटा मेरी रियल इनकम परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? 5। आपने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम इफेक्ट, आपको लव सर ने पढ़ाया होगा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट को देख के यह लगता है कि इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आना इज नोन एज इनकम इफेक्ट, पर यह बात बिल्कुल गलत है। इनकम इफेक्ट में हमारा इनकम में चेंज नहीं आता बेटा, रियल इनकम में चेंज आता है। किस में चेंज आता है? रियल इनकम में। किस में चेंज आता है? रियल इनकम। आप सबको पता होगा कि प्राइस इफेक्ट किसके इक्वल होता है? इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो प्राइस इफेक्ट इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आना। तो प्राइस इफेक्ट होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस इफेक्ट क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आना इज नोन एज टू बी अ प्राइस इफेक्ट। बच्चे इनकम इफेक्ट को पता है क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं इनकम इफेक्ट को, इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आना इज नोन एज इनकम इफेक्ट। ये गलत है। क्यों गलत है जरा सुनो।
प्राइस इफेक्ट इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। तो इनकम इफेक्ट प्राइस इफेक्ट का पार्ट है। प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड। और मेरे प्यारे बच्चों, माइक्रो में तुमने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट बेस्ड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस के ऊपर बेस्ड होता है, वो लॉ ऑफ डिमांड होता है। और अदर फैक्टर्स में क्या क्या आता है? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा फैक्टर्स अदर देन प्राइस में इनकम ऑफ अ कंज्यूमर भी आता है। और लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इफेक्ट लॉ ऑफ डिमांड पे बेस्ड है, और लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस चेंज होता है और बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है। बाकी फैक्टर्स में इनकम ऑफ अ कंज्यूमर भी आता है, तो मतलब लॉ ऑफ डिमांड में इनकम ऑफ अ कंज्यूमर कांस्टेंट होता है। प्राइस इफेक्ट लॉ ऑफ डिमांड पे बेस्ड है, तो प्राइस इफेक्ट में भी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर कांस्टेंट होगा। इनकम इफेक्ट प्राइस इफेक्ट का पार्ट होता है, इनकम इफेक्ट प्राइस इफेक्ट का पार्ट है। अगर प्राइस इफेक्ट में मनी इनकम कांस्टेंट है, तो बेटा इनकम इफेक्ट में भी मनी इनकम कांस्टेंट होगी। तो ये जो कहानी मैंने आपको समझाई, सिर्फ ये बताने के लिए समझाई कि जो इनकम इफेक्ट होता है, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं इनकम इफेक्ट, इनकम का इफेक्ट, इनकम के बढ़ने की वजह से डिमांड का बढ़ना, इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड का चेंज होना इज नोन एज इनकम इफेक्ट। ना बेटा ना, ऐसा नहीं होता। ये अंग्रेजी नहीं, इकोनॉमिक्स के टर्म में मैं आपको इनकम इफेक्ट पूछ रहा हूं। तो मैंने बोला प्राइस इफेक्ट इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। प्राइस इफेक्ट लॉ ऑफ डिमांड पे बेस्ड है, और लॉ ऑफ डिमांड प्राइस पे बेस्ड है, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। अगर बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है, तो लॉ ऑफ डिमांड में बाकी फैक्टर में इनकम ऑफ अ कंज्यूमर भी आता है। तो भैया लॉ ऑफ डिमांड में इनकम कांस्टेंट है, अगर लॉ ऑफ डिमांड में इनकम कांस्टेंट है, तो प्राइस इफेक्ट में इनकम कांस्टेंट होगा। प्राइस इफेक्ट में इनकम कांस्टेंट होगा, तो इनकम इफेक्ट में भी इनकम कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, इनकम इफेक्ट में मनी इनकम कांस्टेंट रहती है, और चेंज किस में आता है? रियल इनकम में। और रियल इनकम क्या होती है? मनी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस। गॉट इट? पक्का? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी मनी इनकम है 1000, कमोडिटी एक्स का प्राइस है 100, रियल इनकम होती है मनी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस। तो रियल इनकम परचेजिंग पावर, रियल इनकम को हम क्या कहते हैं? परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर कितना आ गया? 10। मेरी मनी इनकम उतने की उतनी है, पर जो कमोडिटी एक्स है उसका प्राइस 100 से 200 हो गया। अब मेरी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? 100,000 डिवाइडेड बाय 200, 5। तो मतलब हमारा, ध्यान से समझना, हमने कहा हमारी जो प्राइस है वो बढ़ा, प्राइस के बढ़ने की वजह से रियल इनकम को हम क्या कहते हैं बेटा? परचेजिंग पावर। हमारी रियल इनकम परचेजिंग पावर क्या हुई बेटा? कम हुई। अगर परचेजिंग पावर कम हो रही है, रियल इनकम कम हो रही है, तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम। तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, बिकॉज ऑफ रियल इनकम, बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट। ये आपको डिमांड चैप्टर में आपने माइक्रो में पढ़ा होगा। तो मैं इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको यह बता सकूं कि इनकम इफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आना। इनकम इफेक्ट का मतलब यह है रियल इनकम, परचेजिंग पावर के चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आना इज नोन एज इनकम इफेक्ट। और ये बात मैं स्टैट्स में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां पे एक टॉपिक है कि रियल इनकम निकालो, रियल इनकम परचेजिंग पावर निकालो। तो रियल इनकम परचेजिंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंटू 100, राइट बेटा? या फिर रियल इनकम क्या होती है? मनी इनकम डिवाइडेड बाय सीपीआई। सीपीआई का मतलब प्राइस ही होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंटू 100। 100 इसलिए लिखा क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं, ठीक है? अब मेरा फॉर्मूला क्या है? जरा ध्यान से, मेरा प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या है? रियल इनकम का फॉर्मूला है 1 अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंटू 100। अब जरा एक एग्जांपल समझो ध्यान से। मैंने कहा परचेजिंग पावर रेसिप्रोकल है प्राइस इंडेक्स का। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल? लुक एट हियर। मेरा फॉर्मूला क्या है परचेजिंग पावर का? परचेजिंग पावर का फॉर्मूला क्या है? इसे हम रियल इनकम भी कह सकते हैं, और 1 अपॉन सीपीआई इंटू 100। अब सीपीआई डिनोमिनेटर में है ना। अगर सीपीआई बढ़ेगा मतलब प्राइस बढ़ेगा, तो रियल इनकम कम हो जाएगी।
रियल इनकम क्या होती है? मनी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस। तो जब प्राइस बढ़ रहा है तो मतलब रियल इनकम होती है मनी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो हमारी रियल इनकम कम क्यों होगी? क्योंकि रियल इनकम होती है मनी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस। डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? हमारी कम। इसलिए मैंने बोला कि जब हमारा प्राइस बढ़ता है तो रियल इनकम कम होती है। तो मैं कह सकता हूं ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब कि ये यहां है तो ये यहां है, इनवर्सली रिलेटेड है। क्लियर है? तो इसीलिए वी कैन से दैट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड रियल इनकम आर कौन सा रिलेशन इनके बीच में? इनवर्स रिलेशन। क्योंकि जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा तो रियल इनकम परचेजिंग पावर कम होगी, क्योंकि रियल इनकम होती है मनी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस। अगर डिनोमिनेटर हमारा बढ़ेगा तो रियल इनकम परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी मेरे प्यारे से बच्चों? कम। तो मैंने ये यहां पे लिख दिया। ओके, अब एक बात समझो, इट इंडिकेट्स दैट मनी परचेजिंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स। रेसिप्रोकल मतलब कि इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब कि ये यहां है, ये यहां है, तो डिनोमिनेटर में जितना ये बढ़ेगा उतना ये कम होगा, क्योंकि ये इस तरीके से लिखा, और इस तरीके से जब भी लिखा होता है उसे रेसिप्रोकल या इनवर्सली रिलेटेड कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से थ्योरी देखो, इट इंडिकेट्स दैट मनी परचेसिंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस। एग्जांपल दिए, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मुझे सीपीआई 140 गिवन है। अगर मेरा सीपीआई 140 है तो मेरी परचेजिंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/CPI इंटू 100। तो 140 सीपीआई है इंटू 100 तो 0.71 आ गया। तो परचेजिंग पावर कितनी आ गई बेटा? 0.71। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब क्या है कि 1 रुपए की जो परचेजिंग पावर है महंगाई को देखते हुए, 1 रुपये की जो परचेजिंग पावर है महंगाई को देखते हुए वो 71 पैसा है। कितनी है? 71 पैसा। मतलब परचेज 1 रुपए से पहले मैं 1 रुपए की चीज खरीदता था, पर महंगाई बढ़ने से 1 रुपए से मुझे 0.71 की चीज मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है? पहले 1 रुपया खर्च करता था तो 1 रुपए वर्थ की चीज मिलती थी। अब महंगाई बढ़ गई तो 1 रुपए में मेरे को 0.71 वर्थ मिल रही है उस पैसे की। तो इसका मतलब क्या है? परचेसिंग पावर गिर गई महंगाई बढ़ने की वजह से। और रियल वेजेस मनी वेजेस बाय प्राइस होता है, ये मैंने आपको समझाया है। अब ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल तुम्हारा होमवर्क है, पर मैं आपको इसको कैसे करना है उसका तरीका समझाऊंगा। पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़वाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स गोज अप फ्रॉम 110 टू 200। जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो 110 से 200 हो गया। 90 से हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ गया तो महंगाई बढ़ गई सीपीआई बढ़ने की वजह से। ठीक है, सीपीआई मेरा 110 से 200 हुआ। ठीक है, सीपीआई मेरा 110 से 200 हुआ, और जो वेजेस हैं वो 80 से 125 हुई। पहले कितनी थी? 80, फिर कितनी हुई? 125। अब ये स्टेटमेंट मुझे गिवन है और मुझे ये बताना है क्या वर्कर को इसका फायदा हुआ वेजेस बढ़ने से? वर्कर की वेजेस बढ़ी 80 से 125, सीपीआई बढ़ा 110 से 200। क्या वर्कर को इस चीज का बेनिफिट हुआ? ये मुझे बताना है, और वो कैसे बताएंगे? रियल वेजेस निकाल के। अब मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं, स्टोरी ऑफ वालिया नगर। हां जी, किस चीज की स्टोरी है बेटा? स्टोरी ऑफ वालिया नगर। वालिया नगर की स्टोरी है, और ये गांधी जी हैं। ठीक है, जब महंगाई बढ़ती है तो जो नोट है वो बीच में से फट जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब महंगाई बढ़ती है हमारी परचेजिंग पावर रुपये की क्या हो जाती है? कम। इसमें क्रैक आ गया। वाक्य में क्रैक नहीं होता भाई, मैं समझा रहा हूं कि महंगाई बढ़ने से पैसे की वैल्यू गिर जाती है। तो राइट, जैसे मैंने बोला, द रियल प्राइस ऑफ प्रोग्रेस, अ स्टोरी ऑफ वालिया नगर।
वालिया नगर के अंदर अब हम प्राइजेस वर्सेस सैलरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्राइजेस वर्सेस सैलरी के जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो कितना बढ़ रहा है और बंदे की सैलरी कितनी बढ़ रही है। ये डिफरेंशिएट मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू अभी समझा रहा हूं। मेरे बच्चों, ये है हमारा प्यारा सा वालिया नगर, राइट? वालिया नगर है और ये मालिया चाय वाला है। कौन है बेटा? मालिया चाय वाला भाई है अपना, ठीक है, मालिया चाय वाला। एंड दिस इज वालिया नगर। अब इस वालिया नगर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं और इनका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना ऊपर नीचे हो रहा है अपन ये पढ़ेंगे। अब बेटा जरा ध्यान से, राजू वालिया नगर में रहता है और राजू जो है वो एक पर डे लेबर का काम करता है, ही इज अ लेबरर, और वो एक दिन में 80 रुपए कमाता है और 80 रुपए में फुल डे लाइफ विद डिग्निटी वो जी रहा है। क्यों? क्योंकि उसको एक 80 रुपए मिलते हैं दिहाड़ी के, उस 80 रुपए को खर्च करता है, दाल रोटी एक दिन का सर्वाइवल उसका हो जाता है, वो एक संतुष्ट आदमी है, ठीक है। तो ₹80 अ डेज असेंशियल चीजें उसकी पूरी हो जाती हैं सर्वाइवल के लिए। अब जो उसका ऑनर है या जहां वो काम करता है, उसने बोला भाई तेरी सैलरी ना मैं 80 रुपए से 125 रुपए कर रहा हूं। अब तेरी सैलरी 80 रुपए से 125 रुपए हो रही है, तेरी सैलरी बढ़ रही है। अब तेरी सैलरी बढ़ रही है तो खुश हो जा तू, राइट? ये सोच रहा है कि ये तनख्वाह बढ़ने से क्या फायदा क्या नुकसान होगा। अभी ये खुश है क्योंकि इसे 80 की बजाय 125 मिल रहे हैं। फिर हमारी नेक्स्ट चीज है कोहली। कोहली नहीं बोला, कोहली नहीं बोल रहा, कोहली। व्हाट डू यू मीन बाय कोहली बेटा? कोहली इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। आई रिपीट अगेन, व्हाट इज कोहली? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो मैंने अभी आपको बताया था सीपीआई। अब यार राजू जो है वो शॉपकीपर के पास गया तो भैया इसने बोला, शॉपकीपर ने, भाई सरकारी आंकड़ा आ गया है और महंगाई बढ़ गई है। पहले हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कोहली 110 था, अब हमारा कोहली 200 हो गया। अगर तेरी तनख्वाह भाई 80 से 125 हुई है तो तेरे को फायदा नहीं है इस चीज का, क्योंकि महंगाई ज्यादा रेट पे बढ़ी है। तो ये सोच में पड़ गया। बात तो ये सही कह रहे हैं। अब भाई साहब ये क्या कैलकुलेट करेगा? समझदार है। सैलरी बढ़ गई, अच्छा है, पर पहले 80 थी अब 125 हुई तो मनी वेजेस बढ़ी। बेटा कभी भी आपकी मनी वेजेस बढ़ती हैं, आप उससे खुश नहीं होना, क्योंकि परचेजिंग पावर ज्यादा मैटर करती है, रियल वेजेस ज्यादा मैटर करती है रादर देन मनी वेजेस। अगर आपकी मनी वेजेस 20% से बढ़ी और मेरे बच्चों महंगाई सीपीआई 50% से बढ़ गया तो आपकी परचेजिंग पावर, रियल इनकम कम हो जाएगी। तो ये टेंशन की बात है। तो हमेशा मनी वेजेस मैटर नहीं करती, रियल वेजेस मैटर करती हैं। तो भाई साहब ने देखा कि भाई 80 रुपए मेरी सैलरी थी पहले एक दिन की, अब 125 हो गई है। अब मैं इसमें वर्स ऑफ हूं या बेटर ऑफ हूं, ये मुझे कैलकुलेट करना है। उसने कहा जैसे मैं डिग्निटी से जीता था, दाल रोटी एक दिन की खा लेता था 80 में, क्या 125 सैलरी होने पे मैं दाल रोटी खा पाऊंगा अगर मेरा सीपीआई 110 से 200 हो गया? तो उसने कैलकुलेशन करी। सबसे पहली बात क्या लिखी है? टू मेंटेन सेम लाइफस्टाइल राजू सैलरी शुड इंक्रीज बाय सेम प्रोपोर्शन। जितने से महंगाई बढ़ी है, राजू की सैलरी उतने से ही बढ़नी चाहिए, तभी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे होगा? सेम, राइट? तो भैया अगर मैं ये कह रहा हूं आपको कि राजू को सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, एक दिन में अपना सर्वाइवल करना है, तो जितने से सीपीआई बढ़ा है उतने से उसकी मनी वेज बढ़नी चाहिए, तभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका मेंटेन होगा, वरना नहीं होगा। एग्जाम्पल सुनो ध्यान से। बेटा जी हमारा जो प्रोपोर्शन है वो क्या है? न्यू इंडेक्स कितना है? नया इंडेक्स कितना है? 200। सीपीआई का न्यू इंडेक्स है 200। ओल्ड इंडेक्स कितना है बेटा? 110। तो 200 बाय 110 हो जाएगा 1.818। कितना हो जाएगा? 1.818। तो भैया मेरा जो न्यू इंडेक्स है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, ओल्ड इंडेक्स से 1.818 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर महंगाई 1.818 पॉइंट ज्यादा निकली है तो मेरी मनी वेजेस भी 1.18 या 81 से बढ़नी चाहिए। तो जितने से हमारा प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, हमारी मनी वेजेस भी उतने से बढ़नी चाहिए। ठीक है बेटा? पक्का? ओल्ड सैलरी कितनी थी बेटा? 80।
प्राइस राइज फैक्टर कितना है 1.818। तो रिक्वायर्ड सैलरी कितनी होनी चाहिए, पुरानी कितनी थी 80, महंगाई कितने से बढ़ी, हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 818% से, तो मेरी 145.45 सैलरी बढ़नी चाहिए, तो जाके मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होगा। पर राजू की सैलरी 80 से 125 हुई है, पर राजू की सैलरी 80 से कितनी होनी चाहिए 145, तो जाके उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होगा। तो मेरे बच्चों ये है कॉन्सेप्ट रियल इनकम परचेजिंग पावर का। एक बार इस स्टोरी को मैं बहुत तेजी से दोबारा से समझा रहा हूं, बहुत तेजी से, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको बताया ये हमारा न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को मैं समझा रहा हूं, खुद से घर पे ट्राई करोगे तुम, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने बोला अ स्टोरी ऑफ वालिया नगर, वालिया नगर की स्टोरी है, और वालिया नगर की स्टोरी में मैंने क्या बोला कि जब महंगाई बढ़ती है तो रुपये की वैल्यू गिर जाती है, तो ये गांधी जी जो हैं उनकी वैल्यू गिर जाएगी जब सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों प्राइस वर्सेस सैलरी, मतलब महंगाई कितने से बढ़ रही है और आपकी सैलरी कितने से बढ़ रही है, उसके बीच में हमने लड़ाई पढ़नी है। और हमने लड़ाई कैसे पढ़ी, जरा ध्यान से सुनो। वालिया नगर एक है, वालिया नगर के अंदर लोग रहते हैं, और उसमें से एक बंदा है राजू, जो एक लेबर है, पर डे उसे दिहाड़ी बेसिस पे पैसा मिलता है, और वो एक दिन के 80 रुपए कमाता है, और 80 रुपए में वो अपने आप को सर्वाइवल कर लेता है। राइट बेटा, ओके। दूसरी बात, सेकेंड फेज, इसके बाद जहां राजू काम कर रहा है वहां के ऑनर ने उसे बोला कि मैं तेरी सैलरी 80 से 125 कर रहा हूं, तेरी तनख्वाह बढ़ा रहा हूं। राजू थोड़ा खुश हुआ कि मेरी सैलरी बढ़ गई, ग्रेट, राइट। अब जब राजू खुश हुआ मेरी सैलरी बढ़ गई, तो अब एक कॉन्सेप्ट मैं ऐड कर रहा हूं, दैट इज कोली। कोली मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। जब राजू शॉपकीपर के पास गया तो शॉपकीपर को उसने बताया कि मेरी दिहाड़ी 80 रुपए से 125 रुपए हो गई है, तो शॉपकीपर ने कहा भाई सरकारी आंकड़े आ गए हैं, और जो कोली है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वो बढ़ गया है, और वो कितने से बढ़ा है 110 से 200 हो गया। भैया राजू सोचने लग गया कि महंगाई बढ़ गई तो मेरे को सैलरी बढ़ने का फायदा ही नहीं हुआ। तो राजू जो है अब कैलकुलेट करना चाहता है कि भैया उसकी सैलरी कितने से बढ़े ताकि जो वो एक दिन का सर्वाइवल अपना कर सके। तो राजू कैसे कैलकुलेट करेगा, जरा सुनो। टू मेंटेन सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए जितने से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़े उसकी मनी वेजेस भी उतने से बढ़नी चाहिए, तभी उसका सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होगा। राइट बेटा, जितना वो 80 में गुजारा कर रहा था, अब जब उसकी सैलरी 125 हुई है, तो 125 हुई है, उसकी सैलरी हमारी कितने से बढ़ी है 45 रुपीज से बढ़ी है पर डे। अगर उसकी सैलरी 45 रुपीज से बढ़ी है तो ऑब्वियसली उसकी परचेजिंग पावर क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए। हम इस स्टेटमेंट के थ्रू नहीं पता लगा सकते जब तक हमें यह ना पता हो कि सीपीआई कैसा है। तो राजू ये पता लगाना चाहता है कि उसकी परचेजिंग पावर सेम रहे, उस हिसाब से उसकी मनी वेजेस कितनी होनी चाहिए। तो भैया राजू ने देखा कि भैया पहले हमारा क्या था, कोली 110, कोली मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग 110 था, अब कितना है 200। तो ऑब्वियसली 200 बाय 110 क्या प्रोपोर्शन आ रहा है, हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है पुराने से नए को देखें तो वो 1.818 से बढ़ी। तो राजू ने कहा कि मेरी कॉस्ट अगर महंगाई 1 प्रीवियस से लेके प्रेजेंट में 1.818 से बढ़ रही है तो मेरी मनी वेजेस भी 1.818 से बढ़नी चाहिए, तो जाके मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होगा। तो जो रिक्वायर्ड सैलरी है वो क्या होनी चाहिए, उसकी ओल्ड कितनी थी 80, और कितने से बढ़ी 1.818 से, तो 145.45 आया। तो राजू की सैलरी 145 रुपीस होनी चाहिए, तो जाके उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होगा, क्योंकि मेरे बच्चों महंगाई बढ़ चुकी है। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब तुमसे वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो उसने कहा मेरी सैलरी 145.45 होनी चाहिए, तो जाके मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होगा। तो रिक्वायर्ड वेज सस्टेन लाइफ, भैया वेजेस उससे मिल रही है सस्टेन लाइफ। एक्चुअल वेज डिमिनिशेस लाइफ, एक्चुअल वेज डिमिनिशिंग लाइफ मतलब हम अगर बात करें रियल वेजेस की तो लाइफ सस्टेन्ड होगी क्योंकि उसमें प्राइस इंक्लूड होता है। मनी वेजेस बढ़ती है और महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, यू विल बी वर्स ऑफ नॉट बेटर ऑफ। तो रियल वेज परचेजिंग पावर
ये एक मतलब रियल परचेसिंग पावर मैटर करता है, मनी परचेसिंग पावर मैटर नहीं करता। तो हमें रियल परचेस के बारे में पता होना चाहिए। मनी परचेस बढ़ रही है, इतना खुश मत हो, क्या पता है महंगाई उससे ज्यादा रेट पे बढ़ रही हो। समझ आ गया? तो जस्ट एंड जस्ट गिव मी अ थम्स अप बेटा, फास्ट। बहुत डीप जाके समझाया मैंने तुम्हें टॉपिक, डीप, बहुत डीप, और डीप जाना जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। एवरीबॉडी गिव मी अ थम्स अप। देखो यार आज लास्ट क्लास है, आज तो थम्स अप दे दो यार, आज मत करो बदतमीजी। ओके, ग्रेट। थैंक यू मोहित। पढ़ाते पढ़ाते बॉडी का पारा इतना बढ़ गया कि स्वेटिंग होने लग गई। एसी का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या बात है, आज तो भाई 84 बच्चों का थम्स अप आ गया। थैंक यू, लव यू। ऐसा ही रिस्पॉन्ड पहले भी देते यार। यार आधा डशन सितंबर वाली फीलिंग दे दी आज तुमने रिस्पॉन्ड करके। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग रिस्पॉन्ड। ओके चलो, अब मैं डाउट्स ले लेता हूं, किसी के हैं तो। सर मैंने थर्सडे से लेके आज तक सारी क्लासेस ली, इफ इंडेक्स नंबर ही, बट प्रैक्टिस नहीं की। अभी एक दिन में इंडेक्स नंबर कैसे करूं? खतरनाक क्वेश्चन है कार्तिक भाई। प्लान करेगा तो हो जाएगा मेरी जान, कोशिश कर। सर आपके पास कौन सी कार है? रब की मेहर है, ठीक है। ये समझ नहीं आया सर। महिमा क्या नहीं समझ आया भाई, पूरी जान लगा दी मैंने। चलो मैंने दोबारा समझाया, शायद आपने मैसेज पहले किया होगा। आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा। समझ आ रहा है, थैंक यू साक्षी। सर स्टार्टिंग में सारे बच्चे नाराज थे क्योंकि स्टैट्स आप पढ़ा रहे थे, लव सर नहीं, बट आपने हार नहीं मानी और एवरी क्लास में प्यार से पढ़ाते रहे। टुडे एवरी स्टूडेंट्स लव यू, मी ऑल्सो। क्या बात है मोहित। देखो मोहित, पता है क्या होता है, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो ना, या जो टीचर आपको पढ़ा रहा हो पहले से, तो उसके साथ एक अटैचमेंट हो जाती है। आप मेरे से नाराज थे या मेरे से खुश नहीं थे या मुझे लाइक नहीं कर रहे थे, उस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड कर रहा था और उस चीज़ की बेटा मैं रिस्पेक्ट भी कर रहा था। क्यों रिस्पेक्ट कर रहा था? क्योंकि एक टीचर है ना जो ऑलरेडी पहले फेमस हो इतना, और वो अच्छे भी हैं, लव सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वो अच्छे हैं, तो बच्चों की एक ट्यूनिंग और एक लाइकिंग उनके साथ बन गई। तो एक नया बंदा आ गया पता नहीं कहाँ से ऑल ऑफ द सडन, और वो आके पढ़ाने लग गया, यार तुम्हारे लव सर का है, तो ऑफकोर्स सी बात है बेटा, एडजस्ट होने में तो टाइम लगेगा। और तुम्हारी नाराजगी में भी मुझे प्यार दिखता था बेटा, और आई वॉज कीप ऑन ट्राइंग कि मैं किस तरीके से आप लोगों को सेटल करूं। धीरे 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 बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड मैं तुमसे कनेक्शन बना पाया। और कनेक्शन बेटा ओवरनाइट नहीं बनता। बस लाइफ में एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को ना बहुत जल्दी जज मत करना बेटा, थोड़ा सा टाइम देना। चाहे वो कोई भी चीज़ हो लाइफ में, रिलेशनशिप्स हो, काम हो, कोई भी चीज़ हो, टाइम जरूर लगता है, पर अगर आप एक जगह कंसिस्टेंट होकर कुछ भी कर रहे हो, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, 101% मिलेगी। राइट मोहित, इस मैसेज के लिए लॉट्स ऑफ लव बेटा टू यू, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट रुद्रकांत, गुड इवनिंग बेटा रुद्रकांत, गुड इवनिंग मास्टर जी। दिव्या थैंक यू, वेरी गुड इवनिंग। सर अगर सीपीआई डिक्रीज हो गया तो? यार देख चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप, कहाँ सीपीआई डिक्रीज होने लगा है? ठीक है, हमेशा जो बेस ईयर का प्राइस है वो कम ही है फ्यूचर से, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। हो सकता है सीपीआई कम, ऐसा नहीं है, पर
बहुत साल हो गए ऐसा सुना मैंने, ठीक है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस इंडेक्स एंड सीपीआई। अब बेटा बच्चे ने क्वेश्चन पूछा प्राइस इंडेक्स और सीपीआई में क्या फर्क है। मेरे प्यारे बच्चे चार्टेड अकाउंटेंट साहब, जो प्राइस इंडेक्स है ना वो एवरेज प्राइस बताता है इकोनॉमी में क्या चल रहा है, और जो सीपीआई है, सीपीआई के अंदर हम एक डिफरेंट कैटेगरी जो है, कैटेगरी ऑफ पीपल, उनका सीपीआई निकालते हैं। तो सीपीआई, मेरे को एक बात बता, सीपीआई में मैंने बास्केट की बात करी थी कि इस बास्केट में ये गुड है, और हर बंदे की बास्केट अलग है, मिडिल लेवल की अलग है, और मिडिल लेवल बंदा जो होगा मिडिल क्लास वाला उसकी अलग है, लोअर लेवल वाले की बास्केट अलग है, रिच की बास्केट अलग है। तो जो सीपीआई है ना वो डिफरेंशिएट करता है अलग अलग बास्केट्स को, पर प्राइस इंडेक्स के अंदर हम ऐसा नहीं करते। प्राइस इंडेक्स में ऑन एवरेज हम ये बोल देते हैं कि ऑन एन एवरेज प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, पर उसमें कैटेगराइज नहीं करते हैं, ठीक है। और प्राइस इंडेक्स में ये भी होता है, मैं कहता हूं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पर जरूरी नहीं है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सभी गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। कुछ गुड्स ऐसे भी होंगे उनके प्राइस कम हो रहे हैं, पर ओवरऑल महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए हम बोल देते हैं प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है। तो सीपीआई प्राइस इंडेक्स में यही फर्क है बेटा कि जो सीपीआई है वो अलग अलग सेगमेंट्स का निकलता है, समझ गए बेटा। अलग अलग वेजिटेबल्स का निकलेगा सीपीआई, ठीक है, फूड ग्रेन्स का निकलेगा, ट्रांसपोर्टेशन का निकल जाएगा। सीपीआई अलग अलग चीज का निकल सकता है, पर प्राइस इंडेक्स ओवरऑल सबका निकलता है, ठीक है बेटा। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब राजीव कंबोज, नमस्ते सर जी, नमस्ते मेरे बच्चे। मिताली वेरी गुड इवनिंग मेरी बच्ची। प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अब जरा ध्यान से बेटा लो बेटा, मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है। अब आगे के जो टॉपिक्स है ना वो बेटा थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी है, एक न्यूमेरिकल होगा पर मेजरली थ्योरी है। मैं चार्ट बंद कर रहा हूं। हमारा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स बेटा ये थ्योरी में आ सकता है अगर आपको आएगा तो। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उससे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ पब्लिश करती है बेटा, जिसको मैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ लिखता हूं, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं और ये क्वांटिटी के टर्म में मेजर होता है। किसके टर्म में मेजर होता है? क्वांटिटी में। पहले हमने प्राइस इंडेक्स पढ़ा था, अब मैं बात करूंगा क्वांटिटी इंडेक्स की। किसकी बेटा? क्वांटिटी इंडेक्स की, ठीक है। और इसमें ध्यान से क्वांटिटी इंडेक्स की बात करेंगे। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? ध्यान से, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम बेस ईयर की प्रोडक्शन लेंगे। बेस ईयर की प्रोडक्शन को हम लेंगे क्यू नॉट। बेस ईयर की प्रोडक्शन को क्या लेंगे? क्यू नॉट। करंट ईयर की प्रोडक्शन को क्या लेंगे? क्यू वन। आपको याद है मैंने कहा बेस ईयर का आउटपुट हमारा क्यू नॉट होगा, करंट ईयर का आउटपुट हमारा क्यू वन होगा, ठीक है बेटा? पक्का? ओके ओके। तो मेरा कैसे निकलेगा बेस ईयर प्रोडक्शन? ऐसे, इट विल कैलकुलेट एज क्यू वन बाई क्यू नॉट इंटू 100। क्या बोला मैंने? क्यू वन बाई क्यू नॉट इंटू 100। समझ गए बेटा? तो क्यू वन बाई क्यू नॉट इंटू 100। ये करने के बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने W से, वेट से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इसका फॉर्मूला लगाया, सिग्मा क्यू वन बाई क्यू नॉट इंटू 100 W डिवाइडेड बाय सिग्मा W। बेटा ये फॉर्मूला है इसका, और मुझे आपको W बताने की जरूरत नहीं है शायद। क्यों? क्योंकि W हमारा क्या होता है? वेट। W हमारा क्या होता है? वेट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? जैसे हम करते थे ना P1 बाय पी नॉट इंटू 100, प्राइजेस के टर्म में करते थे, ऐसे ही बेटा हम क्वांटिटी के टर्म में करेंगे। जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैंने क्या वर्ड यूज किया है? प्रोडक्शन। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप प्रोडक्शन वर्ड यूज कर रहे हो तो दैट विल बी क्वांटिटी, दैट विल बी क्वांटिटी। और हम बेस ईयर करंट ईयर की बात करते हैं तो बेस ईयर की क्वांटिटी को क्यू नॉट लेंगे और करंट ईयर की क्वांटिटी को क्यू वन लेंगे, ठीक है मेरे बच्चों? पक्का? ओके। और इसका फॉर्मूला क्या निकालने का? पहले मैं क्यू वन बाई क्यू नॉट इंटू 100 करूंगा और क्यू वन बाई क्यू नॉट इंटू 100 का समीशन करने के बाद उसे वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो हमारा वेट है। अब ये करने के बाद इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा
Q1 Q0 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय वेट डिवाइडेड बाय सिग्मा वेट। अब बेटा ये फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है बेटा। अब ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे प्यारे से बच्चों हमें 2011, 12 और 23, 24 गिवन है। तो प्रीवियस ईयर कौन सा है? 11, 12। तो 11, 12 को मैं क्या लिख दूंगा बेटा? बेस ईयर। ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा? 23, 24 करंट ईयर। ये मेरा क्या हो जाएगा? करंट ईयर। ठीक है। अब बेटा मुझे वेट गिवन है, डब्ल्यू गिवन है, ये डब्ल्यू गिवन है। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकता है बेटा ये भी। ठीक है। अब हमें ये वैल्यूज गिवन है, मुझे वेट गिवन है, डब्ल्यू गिवन है, और ये मेरा Q0 है क्योंकि 2011 है, और ये Q1 है क्योंकि ये करंट ईयर है। मान के चलो जो पिछला साल होता, जो पहले का साल होता है वो हमेशा बेस ईयर होता है, ये ध्यान रखना। अब मेरे बच्चों मुझे निकालना क्या है? Q1 बाय Q0 इंटू 100, 190 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, ये आ जाएगा बेटा मेरा 152। 140 बाय 80 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा बेटा मेरा 175। फिर 272 डिवाइडेड बाय 170, ये आ जाएगा मेरा बेटा 160। 308 डिवाइडेड बाय 220 जब सॉल्व करोगे इट विल बी 140। तो ये मेरा ये निकल गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है W से, वेट से। 152 इंटू 35, इट कम्स आउट टू बी 5320। 175 इंटू 40, 175 इंटू 40 विल बी 7000। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हमारा 160 इंटू 10 कितना हो जाएगा बेटा? 1600। फिर 15 इंटू 140, इसे सॉल्व करेंगे इट विल बी 2100। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सबको ऐड करूंगा तो सिग्मा W 100 है, और जो मेरा सिग्मा Q1 बाय Q0 इंटू 100 W कितना है? 16020। ठीक है बेटा। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या है? हमें क्या पता है इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है। अब ये कितना है? अगर मैं सॉल्व करूं, आगे कर लेते हैं। क्या था फॉर्मूला? सिग्मा Q1 बाय Q0 इंटू 100 W का समीशन, मतलब इसका समीशन। अब इसका समीशन क्या है? 1620, मतलब 16020। ठीक है बेटा, 16020। और हमारा जो सिग्मा W है वो कितना है? 100। सिग्मा W इज 100। तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? सॉल्व करेंगे तो 160.20 खत्म। ठीक है बेटा, 160.20 आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट, इट्स वेरी सिंपल। तो ये मेरा है फॉर्मूला किसका बेटा? किसका? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का। किसका है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का। Q1 बाय Q0 इंटू 100 का समीशन मल्टीप्लाई बाय वेट डिवाइडेड बाय सिग्मा वेट। ओके गाइस, पक्का समझ आ गया? तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप, जल्दी जल्दी देना, टाइम होने वाला है, जल्दी। नहीं बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब वेट गिवन होगा हमें। सारे सेक्टर्स आते हैं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेजरली। लव यू मोहित, रुलाएगा क्या? इतनी सेंटी सेंटी बातें लिख रहे हैं। सर R इज इक्वल टू पी नॉट इंटू क्यू नॉट, W इज इक्वल टू पी नॉट क्यू नॉट होता है बेटा। R होता है हमारा प्राइस के टर्म में देखेगा तो P1 बाय पी नॉट इंटू 100। सर ये वही फॉर्मूला हो गया P समीशन। हाँ बेटा, एग्रीगेट वाला, बिल्कुल सही अंकुश। थैंक यू चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब। महिमा कह रही है वीडियो कॉल। ओके, कैसे करते हैं मैं देखता हूं।
सर प्लीज टेल कार नेम टुडे इन लास्ट क्लास। अबे क्यों जानना है तुझे, है भाई अग्रवाल साहब, क्यों शो ऑफ करवा रहे हैं मेरे से? सर जी मामा के लड़के की हेगड़ी कैसे निकली? ये कौन है? अरे किसी की हेगड़ी नहीं निकालनी यार, बी हम्बल। सर डाउट है इसमें प्लीज। अभी समझा दिया, शायद क्लियर हो गया होगा। फिर लिख दिया इसने हेगड़ी की बात। सर अभी ये स्कूल में नहीं शुरू हुआ इंडेक्स नंबर। चलो कोई नहीं बेटा, हमने कर लिया। सर हाउ टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड सैलरी वेजेस विद रिस्पेक्ट टू सीपीआई टू चेक वेदर वी आर गेटिंग पेड इनफ। बेटा नवनीत, मैंने अभी तो समझाया। क्या समझाया नवनीत? मैंने अभी तुझे बोला ना कि जो मेरा करंट सीपीआई है डिवाइडेड बाय जो करंट सीपीआई है और जो पहले था इनटू 100 करेगा तो तेरे को एक परसेंटेज निकल जाएगी, और तेरी जो पुरानी वेजेस थी उसे उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर, उतने से तेरी वेजेस बढ़नी चाहिए। मैंने स्टोरी जो समझाई है ना बेटा, तो वो स्टोरी को ध्यान से देखियो, तुझे समझ आ जाएगा। ठीक है नवनीत? ओके चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से। चैट ऑफ कर, चैट ऑफ। अब बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब ये बहुत थ्योरी है बेटा, ये 2-3 पेज थ्योरी है, थोड़ा सा पकोगे तुम, सॉरी पर सिलेबस का पार्ट है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर हम प्राइस लेते हैं होलसेलर वाले, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। होलसेलर कौन होते हैं? जो मैन्युफैक्चरर से बल्क में माल बाय करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर से बल्क में माल बाय करते हैं और रिटेलर को अपना मार्जिन ऐड करके देते हैं। ठीक है? अब जो होलसेल है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसे पब्लिश कौन करता है? उसे पब्लिश करता है बेटा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है पक्का? और ये होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारा बेस ईयर 2011-12 के हिसाब से बेस ईयर इसे माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना हमारे देश का जो बेस। अच्छा ठीक है बेटा, समझ गए? तो जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसका बेस ईयर क्या है बेटा? 2011-12। और मैंने आपको बताया था कि बेस ईयर वो ईयर होता है जिसमें कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन सबसे अच्छी होती है, और उस ईयर को हम कंपेरेबल ईयर कहते हैं, जिस ईयर को हम कंपेयर करते हैं। 11th में, 12th में बेस ईयर क्या बताया था? 12th में आओगे ना तो बेस ईयर 12th में वो होता है जिसके अंदर हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है और उस ईयर कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन नहीं हुई होती। हमारे देश का बेस ईयर क्या चल रहा है? 11-12। ठीक है बेटा? और होलसेल प्राइस के अंदर क्या क्या आता है बेटा? प्राइमरी आर्टिकल्स आते हैं, और प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या आते हैं? फूड आर्टिकल्स जैसे व्हीट, राइस, पल्सेस एंड ऑल दैट। एनर्जी आर्टिकल्स जैसे पावर, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स जैसे शुगर, एडिबल ऑयल, टेक्सटाइल, मशीनरी एक्सेट्रा। ठीक है बच्चा? इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। प्यारे से बच्चों एक बात बताओ मुझे, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है परसिस्टेंट राइज इन प्राइसेस। अगर प्राइस परसिस्टेंट कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर एक छोटे से टाइम पीरियड में प्राइस बढ़ रहा है तो वो इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन हमेशा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। देखो बेटा, इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम उसे कहते हैं सस्टेन्ड इंक्रीज इन जर्नल प्राइस लेवल। जर्नल प्राइस लेवल, जर्नल प्राइस लेवल मतलब एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस अगर बढ़ता जा रहा है तो हमारे देश में इन्फ्लेशन है। स्मॉल राइज इन प्राइसेस और इररेगुलर प्राइस राइज वो इन्फ्लेशन नहीं होता। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब सस्टेन्ड इंक्रीज इन जर्नल प्राइस लेवल हो। सस्टेन्ड मतलब कॉन्टिन्यूसली महंगाई बढ़ रही हो, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो हम कहते हैं इन्फ्लेशन है। समझ के बात? तो इन्फ्लेशन में अगर छोटा सा प्राइस बढ़ा, थोड़ी मतलब 1 महीने के लिए महंगाई बढ़ी, फिर कंट्रोल होगी, तो वो इन्फ्लेशन नहीं है। बोलो बेटा पक्का? तो मैं कह सकता हूं जो इन्फ्लेशन है वो परसिस्टेंट एंड एप्रिशिएबल राइज इन प्राइसेस है, विच इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। और सबसे बेस्ट इन्फ्लेशन का कौन सा पार्ट है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। बहुत थ्योरी है बेटा ये, आई नो दैट। यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के यूजेस क्या हैं बेटा जी? जो इंडेक्स नंबर है
वो एक इंपॉर्टेंट टूल है गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाने के लिए। गवर्नमेंट को जितनी भी पॉलिसीज बनानी होती है ना, वो इंडेक्सेशन का यूज करती है, इंडेक्स नंबर का यूज करती है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स क्या है, उसके बेसिस पे वो अपनी पॉलिसीज बनाती है। इंडेक्स नंबर इकोनॉमिक पैरामीटर है। इकोनॉमिक पैरामीटर का मतलब क्या है? पैरामीटर समझ रहे हो ना, जो आसपास की सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर बताता है। अब जैसे देखो, अ बैरोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? अगर मैं कहता हूं कि इंडेक्स नंबर बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? कि कॉन्टिन्यूसली हर चीजों के प्राइस बढ़ रहे होंगे। ठीक है, हम थर्मामीटर डालते हैं, तो वो जो थर्मामीटर डालते हैं वो एक बैरोमीटर है, वो मेरी बॉडी में जाके ये बताता है कि मेरी बॉडी में इतनी हीट है, फीवर है। समझ गए? तो बैरोमीटर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि आसपास का प्रेशर कैसा चल रहा है। तो इंडेक्स नंबर एक बैरोमीटर है जो इकोनॉमिक क्या बताता है? जो इकोनॉमिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है कि क्या प्रेशर चल रहा है, कितनी फ्लक्चुएशन है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तेजी है, मंदा है, ये मुझे इंडेक्स नंबर से पता चलता है। तो पहला क्या है? पॉलिसी बनाने में मदद करता है इंडेक्स नंबर। दूसरा क्या है कि इंडेक्स नंबर एक इकोनॉमिक बैरोमीटर है। बैरोमीटर मतलब एक ऐसा टूल है जिसके बेसिस पे क्या चल रहा है सराउंडिंग में वो पता चलेगा। क्यों? अगर मैं सीपीआई को देखूंगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखूंगा, उसको देख के मैं ये बताऊंगा कि किन किन कमोडिटीज के प्राइस बढ़ रहे हैं और महंगाई कहां बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज निकालते हैं उसे कंट्रोल करने की। तो इंडेक्स नंबर एक बैरोमीटर है। ओके, फिर हेल्पिंग स्टडिंग ट्रेंड्स। यार जो इंडेक्स नंबर है ना, वो ट्रेंड्स बताता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अपने एलॉन मास्क भाई साहब हैं, उन्होंने टेस्ला का शोरूम खोलना था इंडिया के अंदर, टेस्ला की गाड़ी लानी थी। तो उसने भैया बंदे ने क्या किया? सबसे पहले जो उसकी टीम है ना, उसने इंडिया का स्टैटिस्टिकल डेटा देखा कि टेस्ला जैसी गाड़ी जो है वो कौन से स्टेट के बंदे खरीद सकते हैं। तो पता चला महाराष्ट्र, दिल्ली। ठीक है, अब उसने क्या किया? अपना सबसे पहला शोरूम जो है महाराष्ट्र में खोला। क्यों खोला? क्योंकि उसको स्टैटिस्टिकल डेटा से पता चल गया यहां पे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़िया है, मेरी गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा, वो गुड़गांव खोलने वाला है। तो यह क्या हुआ इसके अंदर? जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो ट्रेंड देखते हैं, इंडेक्स नंबर से उन्हें ट्रेंड पता चलता है कि कहां पे किसकी कितनी परचेजिंग पावर है, पता चलता है। उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिजनेसमैन इज इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्री, एक बिजनेसमैन अपनी इंडस्ट्री सेट करना चाहता है, देन स्टडी ऑफ ट्रेंड ऑफ चेंजेस इन द प्राइसेस, वेजेस एंड इनकम इन डिफरेंट इंडस्ट्री विल हेल्प हिम टू टेक द जर्नल आइडिया ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। भैया अगर वो ये देखना चाहता है, उसे एक नई इंडस्ट्री लगानी है, एक नया धंधा शुरू करना है, तो वो पहले ट्रेंड देखेगा कि हिंदुस्तान में प्राइसेस, वेजेस, इनकम कैसे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती हैं स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू गवर्नमेंट के। फिर वो डिसीजन लेगा कि उसे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इंडस्ट्री खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए। ओके, चलो बेटा, टुडे इज अ लास्ट क्लास, राइट? एंड सीरियसली गाइस, लव यू ऑल। सीरियसली बहुत मिस करूंगा मैं तुमको, राइट? देख नहीं पा रहा तुम लोगों को, पर मैं आपको कसम से फील करता हूं। 12th के बच्चे हो या 11th के बच्चे हो, वर्चुअली आई फील ईच एंड एवरी स्टूडेंट बेटा, सीरियसली ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स मारे आपको कराने के लिए। अभी रिवीजन क्लास भी अपनी शुरू होंगी बेटा, वो मुझे टीम जब गाइड करेगी, बताएगी, तो मैं आपकी रिवीजन क्लास भी जल्दी शुरू करूंगा, राइट? तो दिस इज लव यू बच्चों, लव यू लॉट, राइट? अब एक बार एक अच्छा, वीडियो कॉल मैं एक आधी कर सकता हूं। मुझे फटाफट चैट में बताओ बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट। नमन, लव यू। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो माइक्रो मैक्रो ही है बेटा। वी गोना मिस यू अ लॉट। सेम एयर गॉट। महिमा गुप्ता को कॉल लगाओ पक्का। मोहित, श्योर।
चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब शायद हो सकता है अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी की स्ट्रैटेजी फॉलो करने का तरीका सही रहा तो। बेटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को इफेक्ट करेगी, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को देख के सब्सिडीज देनी है नहीं देनी है कैसे करना है वो देखेगी बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू रमनीक। गौरव भाई मैं दिल्ली से हूं, बंदा मैं पंजाबी हूं। नहीं बेटा 11th की बुक में ही है इंडेक्स नंबर। लव यू टू साक्षी। मोहित भाई प्यार ही बांटना है, गुस्से में क्या रखा है। ठीक है, ओके। सो दिस इज लव यू बच्चों, एंड आई रियली मीन इट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। ओके, अब ये जो केक है वर्चुअली है तो इसको मैं खुद ही खाऊंगा, तुम तो खा नहीं पाओगे, तो आई एम जस्ट कटिंग दिस केक। ठीक है, लव यू माई डियर बच्चों। बहुत टेस्टी है बेटा, लिटरली बहुत टेस्टी है। जब मिलोगे तब पक्का खिलाऊंगा। देखो क्या लिखा है, लव यू बच्चों। बेटा महिमा गुप्ता को एक बार कॉल लगाओगे इसी पे ही। महिमा आई एम कॉलिंग यू बच्चा। क्लिक करना है। पूछ जरा उससे। अरे हट गया। हाय बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हाय महिमा, आपको मेरी वॉइस आ रही है? क्या दिक्कत है? हाय बेटा, हाउ आर यू? मेरे को आपकी वॉइस नहीं आ रही। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो आप? गॉड ब्लेस यू बेटा, अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो। अगले साल 12th में 100 में से 100 लाने हमने, और हम मिलेंगे जरूर। कोई बात नहीं यार, अभी नाराजगी नहीं दिखाते, वो भी टीचर हैं, उनको भी प्यार दो, कोई बात नहीं। ठीक है, इस वक्त बी हैप्पी एंड ऑलवेज स्माइल। ठीक है, टेक केयर बेटा, खुश रहो, बाय। हाँ जी, और कोई मेरा प्यारा बच्चा जिसने बात करनी है? बन गया। एनीवन एल्स? थैंक यू आशुतोष। यार पल पल वाला ना सॉन्ग मुझे लर्न नहीं हुआ। ठीक है, तो जब रिवीजन क्लास शुरू होगी तब सुनाऊंगा। अभी कोई और सॉन्ग सुनाऊं? अभी कोई और सुनाता हूं।
ओके एक बार पलक को भी वीडियो कॉल कर रहा हूं। पलक, कॉलिंग यू बेटा। ये पलक, किसको मिलाया मैंने फोन? चलो फोन नहीं उठा रही बच्ची। चलो एनीवेज ठीक है बच्चों, फिर स्क्रीन हटाइयो। पल पल जीना मुहाल में। नहीं दिख रहा भाई मुझे इतनी दूर से, आंखें ऐसी हैं मेरी। पहनूं? चल दिखा दे, ऐसी कोई बात नहीं। चलो जी, अब बेटा देखो मुझे एक सॉन्ग आता है जो बहुत क्लोज है मेरे दिल के, दैट इज कल हो ना हो। और ये शायद मैंने आप लोगों को पहले सुनाया भी होगा, पर आज सुनाने में फीलिंग कुछ अलग होगी। ठीक है बेटा? चलो, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग फॉर यू ऑल, तुम सबके लिए है ये सॉन्ग। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वो ही सब से हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो वो मेहरबान कल हो ना हो पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए, पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो ना हो। लव यू ऑल, love you all of you, and see you in the revision class. By signing off, yours Walia sir. Bye bye. Bye मेरे प्यारे बच्चों, see you.